हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस की आरओ एआरओ की क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्नोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक, अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष तकनीक के बारे में। क्योंकि देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आरओ एआरओ में पूर्व की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी पूछे जाते रहे। उसके साथ ही करंट अफेयर से भी ये काफ़ी लिंक रहता है। तो जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं साइंस के जो करंट के साथ लिंक होकर के आते हैं, तो वैसे टॉपिकों में हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष विज्ञान है, या हम कहें नाभिकीय ऊर्जा है, इनसे संबंधित प्रश्नों को कभी कभी वो डायरेक्ट भी पूछता है सीधे कॉन्सेप्ट के बेस पर, और कई बार करंट के साथ मिला करके भी पूछ लेता है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। यह हम देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। तो वर्ष 1957 में सोवियत संघ के उपग्रह स्पुतनिक 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही विश्व ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। अब देखिए हो क्या रहा था, रूस और अमेरिका, रूस उस टाइम का यूएसएसआर, तो यूएसएसआर के बीच में और अमेरिका के बीच में एक जंग चल रही थी। एक्चुअली 1945 के बाद ही शीत युद्ध का समय प्रारंभ हो गया था। पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी, और उन एक खेमे में उसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, और दूसरे खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो हो क्या रहा था कि दोनों ही खेमे चाहते थे कि वो टेक्निकल एडवांसमेंट में आगे रहें, दूसरा खेमा चाहता था हम आगे रहें। तो इन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई थी इस बात को लेकर के कि अंतरिक्ष पर पहले कौन कब्जा करेगा, अंतरिक्ष में कौन सबसे पहले अपने उपग्रहों को लॉन्च करेगा, कौन अपने इंसानों को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजेगा। तो उसी क्रम में ये स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया था। भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR का गठन 1962 में किया गया। इस मामले में भारत भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहा। जैसे जैसे दुनिया चल रही थी, चाहे हम लेज़र की बात करें, चाहे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की बात करें, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, हमने पिछली क्लास में ही उसकी चर्चा करी थी, तो देखेंगे विश्व में जब जब ये परिवर्तन आना स्टार्ट हुए, भारत ने भी उसी समय पर क्विक रिएक्शन किया और अपने यहाँ पे भी या तो स्पेशल मंत्रालयों का गठन किया या विभागों का गठन किया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि भारत इस मामले में पीछे पिछड़ जाए। इस समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह या प्रणेता भी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट पूछ ले कि कौन है प्रणेता, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को जनक कहा जाता है। पुनर्गठन प्रक्रिया के फलस्वरूप 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। अब देखिए हो क्या रहा था, पहले भारत ने क्या किया था, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया। अब इसकी वजह से क्या था कि छोटे मोटे लेवल पर ये काम कर रही थी, तो उस तरीके से व्यापक रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतर गए तो उसके बाद ये रियलाइज किया गया कि भाई भारत अगर इस स्पीड से आगे बढ़ेगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया जो पूरी तरीके से अंतरिक्ष एक्टिविटी पर अपना फोकस रख सके। इसके बाद देखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। अब देखिए ये है क्या, सबसे पहला जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो यहीं से साउंड रॉकेट था, थुम्बा से लॉन्च किया गया था। उसी थुम्बा वाली जगह को ही विक्रम साराभाई ने, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, तो उनको सम्मान देने के लिए इस केंद्र का नाम ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया। यह रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान संबंधी विकास परियोजनाओं को संचालित करता है। जैसे मान लीजिए PSLV हो गया, GSLV हो गया, उनके विकास से संबंधित काम ये देखता है। एक है UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु। ये क्या करता है, उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन व निर्माण संबंधी कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। सार केंद्र श्रीहरिकोटा की बात करें तो इसका जो नाम है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। और यहाँ से क्या किया जाता है, उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, मतलब यहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं। अब ये है क्या, श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है, और ये आंध्र प्रदेश में समुद्री, जैसे मान लीजिए ये भारत का तटीय क्षेत्र हो गया, तो ये आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा अंदर है समुद्र की। यहाँ इसलिए छोड़ा गया इसको, या इसको यहाँ स्थापित इसलिए किया गया, इसकी वजह ये थी कि अगर मान लीजिए कभी रॉकेट में कोई गड़बड़ी हो जाती है, अगर बीच में से कहीं से जमीन से छोड़ेंगे, तो भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे लगभग आपको 2 किलोमीटर के एरिया में गाँव मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर रॉकेट फेल हुआ तो वो फेल होकर के कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को नुकसान पहुँचा दे, इसलिए इसको समुद्री एरिया में बनाया गया ताकि लोगों को न्यूनतम नुकसान पहुँचे। आगे हम देखेंगे मुख्य नियंत्रण सुविधा
केंद्र हासन की अगर हम बात करें तो यह केंद्र कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। यह केंद्र कक्षा में उपस्थित उपग्रह की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण और निगरानी रखने का काम करता है। भाई अब इसका ये जो काम है, जैसे मान लीजिए हमने सैटेलाइट छोड़ दिया, अब उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे बढ़ के किसी और सैटेलाइट से टकरा जाए, या मान लीजिए उसकी कोई डायरेक्शन में अगर चेंज आ जाए, या बहुत सारी और समस्याएं हो सकती हैं। सैटेलाइट को कब एक्टिव करना है, कब इनएक्टिव करना है, या कब उसको अपनी कक्षा से हटा देना है, या अगर मान लीजिए सैटेलाइट की जब उम्र हो जाती है तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कराना है, वो सभी काम यही केंद्र देखता है। अब हम बात करें कि भारत के द्वारा जो उपग्रह मेन उपग्रह हैं उनकी अगर हम बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्यभट्ट की हम बात करें। आर्यभट्ट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये क्या है, यह प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसे स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। ऐसा पहला उपग्रह है जिसको भारत ने छोड़ा था, उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। आगे हम बात करेंगे, इसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के स्पुतनिक यान, उसका नाम था कॉस्मोस M3 प्रक्षेपण यान द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। और अब इसी के साथ भारत के अंतरिक्ष युग की प्रॉपर स्टार्टिंग मानी जाती है। हालांकि इसके बाद में एप्पल और इस तरीके से तमाम सारे उपग्रह छोड़े गए, जैसे जीसैट नाम से भी छोड़े गए, इनसैट श्रृंखला छोड़ी गई, और आपके रिमोट सेंसिंग के लिए IRS श्रृंखला भी छोड़ी गई। जितने भी जीसैट या इनसैट नाम से जो श्रृंखला थी उनका प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए, और जो IRS इंडियन रिमोट सैटेलाइट क्रम नाम से जो श्रृंखला छोड़ी गई उसका उपयोग किया जाता था रिमोट सेंसिंग के लिए। मान लीजिए हमें कहीं जंगलों का पता करना है, किसानों ने क्या क्या फसल बोई है, कहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है, कहाँ पे सूखा रहता है, इस तरह की चीज़ों की जानकारी के लिए, या भारत में कौन से खनिज किस जगह पे उपस्थित हैं, इस तरह की जानकारियों के लिए IRS सीरीज छोड़ी गई थी। तो IRS 1, 2, 3 या जीसैट 18, 19, 20 इस तरीके से पूरी एक सीरीज में ये चला करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो उपग्रह हैं वो है क्या एक्चुअली। तो देखिए, कोई भी जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें एक सिद्धांत दिया आइंस्टीन के द्वारा कि सारी चीजें ब्रह्मांड की लगातार घूम रही हैं। इस दुनिया में ना तो कोई चीज स्थिर है और ना ही कोई चीज चल रही है, सभी चीजें एक दूसरे के सापेक्ष चल रही हैं और एक दूसरे के सापेक्ष रुकी हुई हैं, और इसी को कहा गया सापेक्षता का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है। सूर्य एक तारा है, एक स्टार है। स्टार के चारों तरफ जो चीजें घूमती हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण अगर इतना ज्यादा है कि वो अपनी आकृति को गोल बना सकें और अपनी कक्षा में आने वाले छोटे मोटे पिंडों को अपनी तरफ खींच सकें, तो वैसी चीजों को ग्रह कहा जाता है। मोटा मोटी आप याद रखिए कि तारों के चारों तरफ घूमने वाले जो बड़े बड़े पिंड हैं उनको कहा जाता है ग्रह, और किसी ग्रह के चारों तरफ अगर कोई छोटा पिंड घूम रहा है तो उसको कहा जाता है उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। लेकिन ये बात है, मान लीजिए ये हो गई प्रकृति की बात, नेचर ने इस चीज को बनाया है। अभी इंसान जैसे जैसे डेवलप कर रहा है तो कुछ चीजें तो प्रकृति ने पृथ्वी की कक्षा में घुमा रखी हैं, जैसे कि चंद्रमा। कुछ चीजों को इंसान ने पृथ्वी के चारों तरफ घुमा रखा है। तो वैसी चीजें जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं और जिनको इंसान ने बनाया है, वैसी चीजों को हम कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट के नाम से उनको जाना जाता है। अब देखिए, मैन मेड सैटेलाइट है तो पृथ्वी हमारी इस तरीके से है, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, इक्वेटर हो गया। अब कोई भी उपग्रह ऐसे करके, मान लीजिए पृथ्वी होगी, इसके चारों तरफ इस तरीके से मूव कर सकता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मूव करेगा। अब ये भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर घूम रहा है तो इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखीय उपग्रह। कोई उपग्रह ऐसा हो सकता है कि भूमध्य रेखा के 90 डिग्री पर घूमे, तो ऐसा उपग्रह, इसको कहते हैं हम नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को हम कहते हैं पृथ्वी में साउथ पोल। तो जो पोल से पोल घूम रहा है उसको हम कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। तो जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भूमध्य रेखीय उपग्रह और दूसरे होते हैं ध्रुवीय उपग्रह। जो भूमध्य रेखीय उपग्रह होते हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। और वैसी कंडीशन में इनका क्या हो जाता है, टाइम पीरियड या जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का जो समय है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, भूतुल्यकालिक उपग्रह। मतलब भूमध्य रेखीय उपग्रहों का एक प्रकार है भूतुल्यकालिक। अब ये क्या होते हैं, ये भू स्थिर उपग्रह भी कहलाते हैं। अब क्यों? क्योंकि कोई चीज है, मान लीजिए पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा रही है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, हम यहाँ
मान लीजिए इस वाली उंगली पे हम खड़े हुए हैं, ये मान लीजिए सैटेलाइट है, पृथ्वी अगर ऐसे करके घूम रही है, ये साथ में ये पेन भी या ये सैटेलाइट भी इसी तरीके से घूमेगा, तो जो आदमी पृथ्वी पर खड़ा होगा उसको ये हमेशा अपने सर के ऊपर ही दिखाई देगा। मतलब भले कोई तीसरा आदमी जो पृथ्वी से बाहर है उसको ये दोनों ही, पृथ्वी भी और ये उपग्रह भी घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन जो पृथ्वी पर खड़ा होगा उसके हिसाब से ये उपग्रह कैसा होगा, स्थिर होगा। अब क्योंकि भूमि के सापेक्ष स्थिर है, इसलिए इसको हम भू स्थिर उपग्रह भी कह देते हैं। ये उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, और अगर इस कक्षा की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 35,800 किलोमीटर या मोटा मोटी इसको 36,000 किलोमीटर पर ये घूमते हैं। अब पृथ्वी क्योंकि 24 घंटे में घूमती है, इसलिए ये भी अपना चक्कर 24 घंटे में ही लगाते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर भ्रमण करती है 24 घंटे में, अतः ये भूतुल्यकालीन उपग्रह कहलाते हैं। और ये क्या रहते हैं, अब पृथ्वी से कैसे दिखते हैं, स्थिर आपको प्रतीतीय होते हैं। इनसैट जीसैट श्रेणी के उपग्रह आते हैं। मतलब ये इस तरह के उपग्रह हैं जिनका उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जैसे फोन लगाने के लिए हमें कोई उपग्रह का उपयोग करना है, तो वो उपग्रह ऐसा होना चाहिए जो अपनी कक्षा में हिले नहीं, वो अपनी कक्षा में स्थिर रहे। हमको टीवी देखने के लिए, D2S देखने के लिए अगर हमें किसी उपग्रह का प्रयोग करना है, तो वो ऐसा उपग्रह होना चाहिए जो अपनी कक्षा में स्थिर हो। वो ऐसा ना हो कि आज है यहाँ पे, कल पहुंच गया वहां पे, तो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसके लिए स्थिर उपग्रहों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो जीसैट हो चाहे इनसैट हो। ये सभी के सभी कैसे उपग्रह हैं, ये सभी के सभी संचार उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। कार्टोसैट 1 की बात करें तो भारत का प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह, अभी हमने IRS उपग्रहों की बात करी थी, ये वही है। हिंदी में इसको सुदूर संवेदन उपग्रह कहते हैं, जो कक्षीय त्रिविमीय प्रतिबिंब प्रदान करने में सक्षम है। मतलब ये 3D इमेज बना सकता है। नॉर्मली उपग्रह क्या करते हैं, ये ऐसी इमेज बनाते हैं जो 2D होती हैं, जो पुराने उपग्रह होते थे, जैसे नॉर्मल कैमरे के द्वारा जो फोटो खींचा जाता है। 3D इमेज में क्या हो जाता है, एकदम रियलिस्टिक इमेज आती है, और उसको मतलब एक ट्रस्टफुल कह सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं इमेज पर। वैसे टाइप की इमेज, जैसे आपने 3D मूवी देखी होंगी तो उसमें एकदम सच्चाई जैसा दिखता है, एकदम वास्तविकता दिखती है, वैसे ही इमेज ये खींच सकते हैं। मैटसैट की बात करें तो देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह ये है। आगे हम बात करें एजुसैट की, ये इस टाइप से छोड़े हुए हैं भारत ने। एजुसैट की बात करें तो एजुकेशन सैटेलाइट, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मेटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट, मतलब मौसम संबंधी हो गया। एजुकेशन सैटेलाइट शिक्षा संबंधी काम के लिए उपग्रह हो गया। इसके साथ साथ भारत ने क्या किया, कुछ और भी हमने करने की कोशिश करी है। हम भले ही देखें तो भाई अमेरिका ने 1969 में ही अपना यात्री चंद्रमा पर उतार दिया था, हम काफ़ी पीछे हैं उस मामले में, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी सारी प्रगति इस क्षेत्र में करी। और हमने क्या किया कि हमने एक यान भेजा चंद्रमा के लिए 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को। ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या PSLV C11 के द्वारा इसको भेजा गया था। अब ये इसलिए भेजा गया ताकि हम क्या कर सकें, चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी जुटा सकें। कल को अगर हमें भारत से कुछ लोगों को अगर वहां भेजना है रिसर्च करने के लिए, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, खाली विमान भेज करके ये देखना पड़ेगा, या कुछ उसके साथ एपरेटस भेज के ये देखना पड़ेगा कि क्या हम लोगों को वहां भेज करके वापस लाने में सक्षम हैं, क्या उतनी तकनीक है हमारे पास। तो उन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ, और खास तौर से वहां पे पानी वगैरह का पता लगाने के लिए कि कल को अगर मान लीजिए वहां मानव बस्ती अगर बनाई जाने लगे, इस तरह की खोजों के साथ वहां पे इसको भेजा गया था। अभी तक क्या कौन कौन भेज पाए हैं, तो अमेरिका अभी तक भेज पाया है, रूस भेज पाया, चीन भेज पाया, यूरोपीय संघ भेज पाया और जापान। इनके बाद भारत 6वां ऐसा देश है। 5 ऐसे देश थे, और इनमें से ये देश नहीं, ये पूरा का पूरा 27-28 देशों का एक समूह है। तो इन देशों ने भेजा, और 6वें नंबर पर भारत ऐसा देश हुआ जिसने चंद्रयान को अपना सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेज दिया। अब देखिए, बात करें अगर हम मंगलयान की, तो 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से, देखिए जितने भी सैटेलाइट भेजे जाएंगे सब श्रीहरिकोटा से ही भेजे जाएंगे। तो 5 नवंबर को क्या किया गया, सतीश धवन केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या PSLV 25 के द्वारा इसको भेजा गया था, और 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। अब ये ऐसी उपलब्धि थी जो आज तक किसी देश ने हासिल नहीं करी थी। पहली बार एक ही बार में सबसे सस्ता, सबसे कम पैसों में एक ही बार में मंगल तक हमने अपना यान भेज दिया। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था, तो बहुत शाबाशी भी मिली, और अभी तक बहुत ही कम देश ऐसे कर पाए हैं। अगर टोटल की बात करें तो रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ के बाद मंगल तक पहुंचने वाला भारत ऐसा 4था देश बन चुका है।
चीन भी अभी नहीं पहुंचा था जब हमने मंगलयान भेजा था। चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के जो सार केंद्र है वहां से GSLV मार्क 3 एम के रॉकेट के द्वारा क्या किया गया, भारत के चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। यह भी सफलतापूर्वक पहुंच तो गया था, लेकिन इसके साथ जो लैंडर था वो चंद्रमा पर प्रॉपर जब उतरने वाला था तो उससे 5-6 सेकंड पहले वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, हमारा नियंत्रण उससे खत्म हो गया। और इतनी ज़्यादा तेज स्पीड रहती है, नियंत्रण जब खत्म हो गया तो वो अचानक से सतह से टकरा गया और उसकी वजह से उसमें क्षतिग्रस्त हो गया, प्रॉपर तरीके से वो सफल नहीं रहा। तो इसको हम अर्ध सफल कह सकते हैं, पूरी तरह से सफल नहीं था लेकिन कुछ हद तक ये सफल था। यह GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु था। और हम बात करें अब इनके जो जनक हैं हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के, वो हैं विक्रम साराभाई। तो इन्हीं के सम्मान में क्या कर दिया गया कि इसका जो लैंडर था, लैंडर मतलब वो चीज होती है रॉकेट के साथ या उपग्रह के साथ हम एक ऐसी चीज भेजते हैं जो रॉकेट से छूट करके और किसी ग्रह पर जाकर के या किसी उपग्रह पर या किसी अंतरिक्ष उस पर पिंड पर जाकर के उतर जाती है, उस चीज को लैंडर कहा जाता है। तो लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के सम्मान में हमने विक्रम रखा था। और जो रोवर भेजा गया था, एक रोबोटिक मशीन भेजी जाती है, मान लीजिए एक गाड़ी टाइप की जो चलती रहती है, एक छोटी मिनी बस टाइप या इस टाइप से छोटा सा खिलौना टाइप का। वो क्या करता है, वो सतह पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाके घूम घूम करके, एक हो गया कैप्सूल जिसमें ये रोवर अंदर जाएगा, उस कैप्सूल का नाम क्या है, उसको लैंडर कहा जाता है, उसका नाम रखा गया विक्रम। इसके अंदर एक रोबोटिक यान जाएगा, एक गाड़ी जाएगी जिसको रोवर कहा जाता है, उसका नाम रखा गया प्रज्ञान। ज्ञातव्य है कि लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन वो संपर्क टूटने की वजह से हार्ड लैंडिंग हो गई और उसकी वजह से पूरा मामला गड़बड़ा गया। इसी को फिर हमने क्या किया, जुलाई 2023 में फिर हमने क्या किया, चंद्रयान 3 के रूप में इसको सफलतापूर्वक वहां पे हमने उतार दिया है दक्षिणी पोल पर। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। तो चंद्रयान हमने 3 के रूप में इसको लॉन्च कर दिया 2023 जुलाई में। आगे हम बात करेंगे कि भाई अभी जैसे बात आई प्रक्षेपण यान, जो हमारे प्रक्षेपण यान है या हम बात करें जैसे PSLV GSLV, तो ये आखिर है क्या चीज। तो देखिए प्रक्षेपण यान का सीधे सीधे मतलब होता है एक ऐसा रॉकेट जो एक उपग्रह को पृथ्वी की सतह से या तो किसी कक्षा में स्थापित कर देता है या किसी दूसरे ग्रह पर या उपग्रह पर पहुंचा देता है, वैसे वाहन को प्रक्षेपण यान कहा जाता है। तो प्रक्षेपण यान में इनकी अलग अलग सीरीज चली। भारत में ये टोटल 4 जनरेशंस में ये डेवलप हुए, 4 पीढ़ियों में ये इनका विकास हुआ था। पहली पीढ़ी में आता है SLV 3 भी कहते हैं इसको, क्योंकि तीसरा वाला ही सफल हुआ था, 2 मॉड्यूल थे वो असफल रह गए थे। तो SLV जो 3 है यह हमारा 18 जुलाई 1980 को SLV 3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। यह 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का प्रक्षेपण यान था। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया। चारों ही जो चरण थे उनमें ठोस, जैसे मान लीजिए 4 चरण का मतलब ये यहाँ पे जो आगे की तरफ होता है ये वाला नुकीला पोर्शन या ये गोल पोर्शन या नुकीला, वो अलग अलग शेप हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पोर्शन कहलाता है पेलोड। पेलोड मतलब यहीं पे हमारा, चाहे अगर हम मान लीजिए मिसाइल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वारहेड बोलने लगेंगे। और अगर हम मान लीजिए रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहने लगेंगे, सैटेलाइट कहने लगेंगे। तो यहाँ पे तो रहते हैं सैटेलाइट वगैरह। अच्छा, इसके बाद फिर ये इंजन वाला पोर्शन शुरू होता है, यहीं पे नियंत्रण कक्ष रहेगा, इंजन और ये सारी चीज रहेगी। अब जैसे इसका ये स्टेज हो गई हमारी, नीचे से स्टेज गिनते हैं हम इसकी, तो 1 2 3 और 4। पहले फर्स्ट स्टेज चलेगी, तो फर्स्ट स्टेज में भी क्या है, ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया, बारूद टाइप का ईंधन एक प्रयोग किया गया है। फिर सेकंड स्टेज का इंजन चालू हो जाएगा। ये नीचे का जो स्टेज है या जो नीचे का इंजन है ये हिस्सा टूट करके अलग हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला इंजन चालू हो जाएगा। इसमें भी ईंधन कैसा था, ठोस ही था, ये भी ठोस रॉकेट पे ही चलता था। फिर जब इसमें ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये टूट करके अलग गिर जाएगा। फिर तीसरा चालू होगा, फिर चौथा चालू होगा। इस तरीके से टोटल इसमें 4 अलग अलग मोटर थे सीरीज में, और सारे के सारे किससे चलते थे, ठोस ईंधन से चलते थे। रॉकेट के ईंधन को प्रणोदक कहा जाता है, खासतौर से आपको ये याद रखना है। अब हम बात करें जो अगली पीढ़ी आई, ये हो गई हमारी पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी आई, उसको कहा गया ASLV।
अब जो एसएलवी था उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो हल्के हल्के सैटेलाइट को थोड़ी सी ऊपर या मान लीजिए ध्रुवीय कक्षा तक ले जाने में सक्षम था। तो उसकी क्षमता को बढ़ाया गया, और जब किसी चीज़ की हम क्षमता को बढ़ा देते हैं तो उसको ऑगमेंटेड कहने लगते हैं। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, इसमें क्या किया गया, ये 150 किलोग्राम भारत तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा मतलब वही 420 किलोमीटर से ऊपर, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट लियो के नाम से भी जानते हैं या निम्न भू कक्षा के नाम से भी जानते हैं, वहां पे पहुंचाने के लिए इसका विकास किया गया। ये बस क्या था कि SLV में थोड़ा सा इसमें इंजन था, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया, बाकी था वो SLV ही। अब फिर बात आई तीसरी पीढ़ी की, तो तीसरी पीढ़ी में आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये थोड़ा सा और ताकतवर है। यह 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। PSLV के प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा जो चरण है उनमें ठोस प्रणोदकों का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा और जो चौथा चरण है मतलब सेकंड वाला और फोर्थ वाला, इनमें द्रव प्रणोदकों का प्रयोग किया जाता है। अब भाई जब एक बात बताइए, हमको जब ठोस मिल रहा था तो हमने ठोस की जगह पे द्रव का प्रयोग क्यों किया? उसकी एक वजह थी। देखिए, हम ये ऑलरेडी फिजिक्स में जानते हैं, पढ़ चुके हैं इस चीज को, कि जो ठोस होता है उसके कण होते हैं पास पास, भारी होता है ज्यादा। अगर एक बात बताइए, ईंधन में ही इतना ज्यादा वजन हो जाएगा तो रॉकेट अपने ईंधन को ही ऊपर तक उठाने में अपनी पूरी ऊर्जा को खर्च कर देगा। इसका मतलब आप ज्यादा सामान उसके साथ नहीं भेज सकते। तो फिर हमने क्या किया कि भाई इसका वजन घटाना हमें रॉकेट का, तो हमने ठोस की जगह पे प्रयोग किया फिर द्रव को। अगर हमें और भी वजन घटाना होगा तो हम फिर उसकी जगह पे क्या प्रयोग करेंगे? गैसों का प्रयोग करेंगे, जो हम GSLV में आगे देखेंगे। तो इसलिए इसमें 2 चरणों में ठोस का और 2 चरणों में गैस का प्रयोग किया गया। अब फिर बात आती है कि भाई हमने चारों के चारों चरणों में, एक ही बात ये भी आती है कि भाई 4 चरण थे तो एक ही रॉकेट क्यों नहीं बना दिया? अलग अलग रॉकेट इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो मलबा रहेगा वो साथ साथ में हटता रहेगा, तो रॉकेट हल्का होता रहेगा। जितना हल्का होता जाएगा वो उतनी ही ज्यादा तेजी से फिर ऊपर चढ़ जाएगा। जब कभी भी हम बात करेंगे तो पहला चरण हमेशा ठोस ही रहेगा, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए। उसकी वजह यह है कि ठोस ईंधन की एक बुरी बात यह है कि उसका वजन ज्यादा होता है, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए हमको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो धक्का उसमें से बहुत ज्यादा मिलता है। द्रव से और कम धक्का मिलेगा, गैस से और भी कम धक्का मिलेगा, तो ठोस ईंधन से सबसे ज्यादा धक्का मिलता है। अब पृथ्वी की सतह पर G का मान ज्यादा होता है, हमने ये भी पढ़ा है। तो किसी चीज को अगर हमें पृथ्वी से ऊपर ले जाना है तो सबसे ज्यादा बल हमको पृथ्वी की सतह पर लगाना पड़ेगा। इसलिए हमको जब पृथ्वी के सतह के हम नजदीक होंगे वहीं पर हमको ठोस ईंधन का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम बात करेंगे GSLV की, तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जा सकती है। यह भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अगर मान लीजिए हमको 36,000 किलोमीटर ऊपर अगर किसी उपग्रह को भेजना है, तो भारत के पास अभी ये क्षमता नहीं थी। हम लोग क्या करते थे कि जो पोलर सैटेलाइट हमारे जो या ध्रुवीय उपग्रह होते थे उनको तो हम PSLV की हेल्प से लॉन्च कर देते थे। लेकिन जब कभी भी बात आती थी इनसैट सीरीज को या GSAT सीरीज को, तो एरियन एक उपग्रह है, सॉरी रॉकेट है, फ्रेंच गुयाना से हम लोग क्या कराते थे, नॉर्मली वहां से इसको लॉन्च कराते थे। मतलब या तो हम यूरोपियन एजेंसी पर निर्भर करते थे या फिर हम निर्भर करते थे अमेरिका पर, और उससे पहले हम निर्भर करते थे रूस पर। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हम दूसरे देश पर निर्भर हैं और हमको मान लीजिए कोई सैन्य सैटेलाइट भेजना है या इस तरह की कोई एक चीज भेजनी है जो भारत की कह सकते हैं आप फॉरेन पॉलिसी के लिए, भारत के ताकतवर बनने के लिए बहुत जरूरी है, तो वैसे केस में दूसरा देश हमको धोखा दे सकता है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि अपना खुद का GSLV डेवलप किया, ताकि हम अपने सैटेलाइट को पृथ्वी की किसी भी कक्षा में बड़े आराम से स्थापित कर सकें। दूसरा GSLV का लाभ ये होगा कि अगर हमको कभी मंगल पर या मंगल से आगे भी कोई अभियान भेजना है तो वैसी कंडीशन के लिए भी GSLV क्या रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो ये क्या है, इसमें 3 चरण हो गए। अब अभी PSLV में कितने थे? टोटल 4 चरण थे। उसमें पहला था और तीसरा था उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग था, दूसरा था और चौथा था उसमें द्रव ईंधन का प्रयोग था। लेकिन इस केस में कुल 3 चरण रह गए, जिसके जो पहला चरण है नीचे सबसे, वहां पे ठोस का प्रयोग किया गया, उससे ऊपर द्रव का प्रयोग किया गया और सबसे ऊपर गैस का प्रयोग किया गया, या कहिए कि तीसरे चरण में गैस का प्रयोग किया गया। ठीक, अब
यहाँ पे ठोस ईंधन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे द्रव ईंधन का करेंगे। गैस ईंधन का जब प्रयोग करते हैं तो अब गैस ईंधन को हम गैसेस फॉर्म में तो स्टोर कर नहीं सकते, क्योंकि ये गैस का कोई निश्चित ना तो आकार है ना आकृति है। तो उसको क्या करेंगे, हमको उतना ज्यादा उसको कंप्रेस करना, उतना ज्यादा दबा देना है कि वो तरल अवस्था में आ जाए। अब गैस कौन सी प्रयोग करेंगे भाई, गैस भी ऐसी होनी चाहिए जो हल्की से हल्की हो। जैसे हम मान लीजिए प्रयोग कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का, लेकिन हाइड्रोजन के साथ समस्या ये है कि ये बहुत कम -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर के ये क्या होती है, अपनी द्रव अवस्था में लौट करके आती है। या हम मान लीजिए ऑक्सीजन का भी प्रयोग करेंगे तो उसका भी यही हाल है, लगभग यही इसी टेम्परेचर पर वो भी जमती है या मान लीजिए द्रव में बदलती है। अब अगर इनको कंप्रेस ना करें तो इनको फिर यूज करने का कोई फायदा नहीं है, और कंप्रेस करें तो हमको टेम्परेचर फिर बहुत कम चाहिए। तो कोई भी ऐसी तकनीकी जो नेगेटिव टेम्परेचर पर काम करती है, -200, -240, -150, इस तरह के टेम्परेचर पर जो काम करती है कोई भी तकनीक, उसको क्रायोजेनिक तकनीक कहा जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे गैसों को माइनस टेम्परेचर पर स्टोर किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो इंजन प्रयोग होगा उसको हम क्या कहते हैं, निम्न ताप तकनीक या क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं। इसमें दिया भी है हाइड्रोजन के लिए -253 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑक्सीजन के लिए -183 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग किया जाता है। तो इतने लो टेम्परेचर पर जब हम इंजन का यूज करेंगे या हम गैसेस का प्रयोग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, क्रायोजेनिक इंजन कहेंगे। अब क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो भौतिक विज्ञान के संदर्भ में अत्यधिक निम्न तापीय अवस्था में पदार्थों के उत्पादन और व्यवहार को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। अब कुछ ऐसे फैक्ट देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, गगन की हम बात करें तो ये क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। होता क्या है भाई, जहाज उतरते हैं तो उसमें समस्या ये आती है कि भारत के अगर मौसम का आप ध्यान देखेंगे तो कभी यहाँ पे कभी भी मौसम परिवर्तित हो सकता है। यहाँ पे कभी भी बहुत ज्यादा कोहरा हो जाता है, जैसे अभी सर्दियों के मौसम में देखेंगे कोहरा एकदम हो जाता है। अब जहाज जब ऊपर उड़ रहा होता है तो उसको नीचे के कोहरे और उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन जब उतर के आएगा रनवे के पास तब तो उसको प्रॉपर देखने की जरूरत पड़ेगी पायलट को। तो वैसी कंडीशन में सही एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके, या ट्रेन के मामले में देखिए जैसे जैसे बरसात ज़्यादा होती है या मान लीजिए जब कोहरा बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रेनें लेट होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। बड़े बड़े ट्रकों का देखा होगा हाईवे पर, उनकी स्पीड बहुत लिमिट कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। उसका भी एक वजह होती है कि कोहरे में हम आगे देख नहीं सकते। तो हमको प्रॉपर जानकारी के लिए कि कौन सा रास्ता है, किस ट्रैक पर हमको चलना है, प्रॉपर जानकारी के लिए भारत ने जो भी एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें क्या कर दिया गया, थोड़ा नेविगेशन को और बेहतरीन बना दिया गया ताकि हमको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। उसी को हम क्या कहते हैं, गगन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, भारतीय वायु क्षेत्र हेतु जीपीएस समर्थित भू संवर्धन दिशा निर्देश गगन परियोजना को उपग्रह आधारित संवर्धन तंत्र के रूप में लागू किया गया है। अब ये है क्या, ये इसरो, इसमें देखिए पूछेगा क्या आपसे कि ये किस किस की संयुक्त परियोजना है। तो एक तो इसरो, जब कभी भी इस तरह की किसी भी चीज का प्रयोग करेंगे जिसमें सैटेलाइट का यूज हो रहा है तो इसरो तो उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। और क्योंकि ये किन के लिए मुख्य रूप से शुरुआत में ये किया गया था, जहाजों के लिए, हवाई जहाजों के लिए, तो उसमें AI भी उसमें क्या रहेगा, सम्मिलित रहेगा। तो दोनों ने मिलकर के इसको बनाया। बाद में अब इसके लिए बोला जा रहा है कि इसके लिए हम इंडियन रेलवे या जो अभी ट्रक चलने वाले हैं, जितने भी डिजिटल ट्रक, या कहिए कि जो भारत सरकार की एक योजना है जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने का या चलाने का प्लान है, तो उसके लिए भी इसको सोचा जा रहा है कि गगन का प्रयोग किया जाए। और इसके द्वारा देखिए इससे फायदा क्या क्या होगा, समुद्री मार्गों में या विमानन क्षेत्र में सहायता के अलावा सुरक्षा एजेंसियों को भी इससे फायदा मिलेगा। दूर संचार उद्योगों तथा समुद्री मार्गों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु भी ये क्या रहेगी, लाभदायक रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे, भुवन एक सॉफ्टवेयर है, भुवन के बारे में बात करेंगे। होता क्या है, कैसे नाम दे देगा, पूछ लेगा, हाल में चर्चा में रहा या भुवन निम्न में से क्या है, अब उसमें दे देगा एक सॉफ्टवेयर है भुवन, अब दे देगा भुवन एक प्रकार का एक घर है। इस तरीके से वो फंसाने के लिए कुछ ऑप्शन बना के डाल देगा। तो भुवन क्या है, ये भी इसरो, अब ये तो समझ लीजिए आप, इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। इससे भारत के भूभागों को 3D चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। जैसे आप गूगल अर्थ देखते हैं, तो गूगल अर्थ है जो नासा ने जिसका डेवलपमेंट किया है। भाई जीपीएस को
नासा चलाता है या अमेरिका चलाता है, और उसी में फिर क्या कर दिया है, गूगल अर्थ करके एक एप्लीकेशन बनाया है। वैसे ही भारत ने क्या किया है या इसरो ने क्या किया है, 3D तरीके से देखने के लिए, जैसे गूगल अर्थ पर आप देखते हैं, तो वैसा ही एक आपको फील आ सके उसके लिए भुवन नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। चलिए आगे हम बात करेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के समुद्र से अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा पूछ सकता है कि किस किस के बीच में स्थित है, या श्रीहरिकोटा द्वीप के पास कौन सी झील स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इसलिए भी चर्चा में है पुलिकट झील, कई बार इससे क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया है कि जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तो उनसे बहुत सारा धुआं निकलता है, और पुलिकट झील क्या है, यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आकर के रुकते हैं। इसके अलावा कछुओं की तमाम सारी प्रजातियां भी यहाँ पे अंडा देने के लिए आती हैं। अब उससे क्या हो जाता है कि जब ये धुआं और जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है विद्वानों के द्वारा कि यहाँ का प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी बढ़ गया है। उसकी वजह से कछुओं के अंडों में, देखिए कछुए का जो नेचर है, प्रकृति में बहुत ही ज्यादा विविधता है। तो कछुओं का नेचर कैसा होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जैसे अंडे हैं, तो अंडों में ये डिसाइड नहीं होता कि इसमें से नर कछुआ निकलेगा या मादा कछुआ निकलेगा। डिसाइड होता है, अंडे एक जैसे ही होंगे, सब आइडेंटिकल अंडे होंगे कछुए के, उनमें से डिसाइड होगा टेम्परेचर के आधार पर। अगर टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो जितने भी अंडों से बच्चे निकलेंगे वो सभी मादा निकलेंगे, और अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम रहा तो जो अंडों से बच्चे निकलेंगे वो नर निकलेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि टेम्परेचर कैसा रहे, मध्यम प्रकार का रहे, ताकि नर और मादा दोनों प्रकार की कछुए निकल सकें। अगर मान लीजिए मादा कछुए ज्यादा निकल जाएंगी तब भी तो व्यवस्था फैल जाएगी पूरे इस एनवायरनमेंट में, तो उससे ये समस्या आ रही है। इसकी वजह से पुलिकट झील लगातार चर्चा में रहती है। बात करें हम, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल अन्वेषण हेतु स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरोसिटी नामक रोवर मंगल पर भेजे। हम रोवर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इनके नाम आप याद रख लीजिएगा। कैसनी नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। इसके अलावा कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे कि स्पुतनिक फर्स्ट पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था, यह भी हमने पढ़ा। स्पुतनिक सेकंड की बात करें तो जीवित प्राणी लाइका नाम की एक कुतिया को फिर भेजा गया, अंतरिक्ष में ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। देखिए जब कोई भी हम नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, चाहे हम अंतरिक्ष की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, इंसान पर ट्राई करने से पहले हम क्या करेंगे, इंसान से मिलती जुलती चीज़ों पर हम ट्राई करेंगे। पहले किसी जीवित चीज़ को भेजेंगे, मकड़ी वगैरह ऐसा कोई जीवित चीज़ भेजेंगे क्योंकि इन पर कम प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद हम जैसे कुत्ता, बिल्ली इस टाइप की या चूहा इस टाइप की चीज़ों पर उस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे इंसान से मिलता जुलता। हम ऑलरेडी विकास पढ़ चुके हैं, जैव विकास, उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे एंड में मानव का डेवलपमेंट हुआ है, उससे पहले बंदर का ऑलरेडी हो चुका है। फिर हम उसको ट्राई करेंगे बंदर पर, बनमानुस पर, गोरिल्ला पर। उनमें भी अगर सब सही ठीक ठीक रिजल्ट आते हैं तब हम कुछ वॉलंटियर चूज करेंगे, जो भाई अगर मान लीजिए कल को कुछ हो जाए तो आप कोई भी दवा, मान लीजिए वो वैक्सीन है, तो उनसे लिखित में ले लिया जाएगा भाई कुछ हो गया तो फिर मतलब जिम्मेवारी नहीं है, इस तरह से उनके ऊपर टेस्ट करेंगे। जब वहां भी सफल हो जाता है ट्रायल, उसके बाद फिर सामान्य लोगों पे ट्राई किया जाता है। ठीक यही लगभग मेथड यहाँ स्पेस साइंस में भी यूज किया जाता है। पहले जानवरों को भेजा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष में हमने किसी इंसान को भेज दिया और वहां पे मान लीजिए रेडिएशन की वजह से उसकी डेथ हो गई या कोई और भयंकर बीमारी हो गई। तो पहले हमने क्या किया, एक कुत्ते को भेजा, क्योंकि कुत्ता भी स्तनधारी है तो काफी हद तक मानव से मिलता जुलता है, उसको भेजा और उस पर जो जो परिवर्तन आए उनका स्टडी करके उसी हिसाब से स्पेस सूट फिर तैयार किए गए थे। पूर्व सोवियत संघ मतलब आप आज इसको आज का रूस कह सकते हैं आप एक तरीके से, कि यूरी गागरिन ने मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा करने का कीर्तिमान बनाया। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला इंसान कौन था, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी का एक परिक्रमण वोस्तोक नामक यान से किया, और यही सोवियत संघ की ही वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी जो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, और ये उनके जस्ट 2 साल बाद 1963 में गई थी। फिर हम बात करें नील आर्मस्ट्रांग की, तो इन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले ये पहुंचे थे जुलाई 1969 में। अपोलो 11 यान की मदद से ये वहां पे पहुंचे थे। अब इनके साथ ही एक एडविन एल्ड्रिन भी थे और ये भी वहां पे उतरे थे। भारत की अगर हम बात करें तो देखिए 1984 में हमारा जो अंतरिक्ष का जो पूरा सिस्टम रहा,
अंतरिक्ष में लोगों को पहुंचाने का, ये काफी पिछड़ा रहा। लेकिन एक चीज अच्छी रही कि हमारी दोस्ती यूएसएसआर के साथ रही, सोवियत संघ के साथ रही, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने खुद से तो हम डेवलप नहीं कर पाए तब तक, लेकिन हमने अपने एक यात्री को यूएसएसआर के यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में भेज दिया और उनका नाम था राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा वो पहले भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। अब बात करें कल्पना चावला की, तो हरियाणा की रही थी ये। 1997 में STS-87 अंतरिक्ष में जाने वाली, इस मतलब मिशन के तहत जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, या कहिए कि भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो कल्पना चावला थी। और हम बात करें तो ये कोलंबिया यान के द्वारा गई थी, और जब ये लौट के आ रहे थे 2003 में, तो उस समय इस यान में कुछ गड़बड़ी हो गई और जिसकी वजह से विध्वंस हुआ और इनकी डेथ हो गई। बात करें हम अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम हैं, हर एक देश में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें अमेरिका में तो इनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, रूस में इनको कॉस्मोनॉट कहा जाता है, चीन में इनको टाइकोनॉट कहा जाता है, भारत में अंतरिक्ष को व्योम कहा जाता है, इसलिए इनका नाम व्योमनॉट्स रखा गया है। एक सुनीता विलियम्स भी हैं जो किसी भी एक फ्लाइट में सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने वाली महिला हैं, और वो भी भारत से ही कहीं ना कहीं बिलोंग करती हैं। तो आज के इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। अगर आप आईएएस या यूपीएससी या यूपीपीसीएस से रिलेटेड कोई भी कोर्स, या बीपीएससी, यूकेपीएससी, इनसे संबंधित कोई भी कोर्स या इस तरह के कोई वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन कोर्सों से संबंधित, या अगर आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।